साथियों नमस्कार। आर्चिस पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स ओनली पॉलिटिकल साइंस अक्टूबर 2025 पार्ट सेकंड में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कुछ सरल से विषय जिनका संबंध पॉलिटिकल साइंस से है। आइए, सबसे पहले क्या है हमारे सामने, देखिए प्लेनम। प्लेनम ने एक डिसीजन लिया पंचवर्षीय योजना का, 5 ईयर प्लान। प्लेनम क्या है? प्लेनम जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक 300 सदस्यीय निकाय है, जिसको हम प्लेनम कहते हैं। हम ये जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड वॉर चल रहा है, और इस ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा जो सामना करना पड़ रहा है या जिनके सामने नुकसान की स्थिति है, वो भारत और चाइना है। तो चाइना की प्लेनम ने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन क्या है? चीन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना। इसके माध्यम से क्या है कि चाइना जो है अपने घरेलू स्तर पर कुछ फ्लेक्सिबल नीतियां लेके आएगा, घरेलू बाजार को डेवलप करेगा और निर्माण में अधिक आत्मनिर्भरता की तरफ जाएगा, यानी सेल्फ डिपेंडेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। ये डिसीजन दिया गया है प्लेनम के द्वारा। हम ये जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जो नेशनल कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, वो हमेशा उसके जो, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स उसके बहुत ज़्यादा है, हमेशा वो अधिवेशन में नहीं रहती है। तो उसके जब अधिवेशन में नहीं होने के कारण कभी किसी डिसीजन की आवश्यकता होती है, तो नेशनल कांग्रेस की केंद्रीय समिति, सेंट्रल कमेटी का एक छोटा सा ये निकाय है प्लेनम, जिसमें 370 सदस्य होते हैं। ये प्लेनम जो है, इसने ये डिसीजन लिया चाइना के संदर्भ में ट्रेड वॉर की कठिनाइयों से या प्रॉब्लम से निपटने के लिए। आइए देखिए आगे दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास। देखिए कुमार नदी। ये कुमार नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में उसी तरह से है जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी है। तो कुमार नदी पर अफगानिस्तान सरकार ने एक बांध या डैम बनाने का फैसला किया। देखिए कुनार नदी जो है लगभग 500 किलोमीटर लंबी है। ये पाकिस्तान से शुरू होती है और अफगानिस्तान में जाती है। अफगानिस्तान में जाकर वापस दोबारा जो है काबुल नदी के साथ मिलकर दोबारा पाकिस्तान में जा एंटर करके सिंधु नदी से मिलती है। ये कुनार नदी का एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है। तो अफगानिस्तान की सरकार ने, तालिबान सरकार ने डिसीजन लिया है कि जल्दी से जल्दी कुनार नदी के ऊपर एक डैम बनाया जाएगा, जिससे पाकिस्तान के सामने जल संकट की संभावना हो सकती है। ये कुनार नदी क्योंकि हाईलाइटेड इशू है, इसलिए हमने इस पर चर्चा करी। इसके बाद हम चलते हैं ट्रंप मोदी संवाद। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो लगातार हाईलाइटेड है, और क्योंकि इसके इसके बहुत सारे पहलू हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या इस पे कर रही है, यूएस फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है, भारत के क्या राष्ट्रीय हित है, अमेरिका के क्या इंटरेस्ट है, इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन हमें सार में, संक्षेप में, कुछ कीवर्ड्स के साथ, कुछ सेलेक्टेड चीज़ों के साथ हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इन दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है, या हम इसे कोल्ड वॉर भी कह सकते हैं, तो एक नया पॉलिटिकल कल्चर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये नया पॉलिटिकल कल्चर क्या है? अगर कोई राष्ट्र यस करता है, इट मीन्स नो। यानी देखिए, ये जियो पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी दिवाली पर ट्रंप महोदय मोदी जी को फ़ोन करते हैं, हैप्पी दिवाली कहते हैं। उसके कुछ समय पहले वो मोदी जी से शत्रुता रखते हैं, भारत के ऊपर ज़बरदस्त जुर्माना लगाते हैं, टैरिफ बढ़ा देते हैं। उसके बाद वापस फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में, अमेरिका की सरकार में। तो ये नई जियो पॉलिटिक्स है, ये जियो पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये राष्ट्र की हाँ में ना नज़र आती है। ये नया एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है। इसमें है क्या कि दोनों राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों को महत्व देना चाहते हैं, और दोनों राष्ट्र स्वायत्त भी रहना चाहते हैं। यानी क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, वो भारत के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना भी चाहता है, और स्वायत्त एटोनॉमस भी रहना चाहता है। तो इन दोनों रिलेशंस को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। फिलहाल हम कुछ टर्मिनोलॉजी के माध्यम से, यानी पहला तो ये एक नया पॉलिटिकल कल्चर है, ये जियो पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी एक और जहाँ पश्चिमी देशों का रूस विरोधी दबाव,
यानी जो यूरोपियन यूनियन के कंट्री हैं, जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, जिनमें बहुत सारे नेटो के कंट्री भी हैं, उन सब राष्ट्र जो है वो सब राष्ट्र रूस के ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन सब राष्ट्रों की ऊर्जा सुरक्षा की अनिवार्यता भी है। यानी एक तरफ वो प्रेशर डाल रहे हैं और दूसरी तरफ वो डर भी रहे हैं कि हमारी एनर्जी जो नीड है, ऊर्जा की जो आवश्यकता है, उसका हम क्या करेंगे अगर हम रशिया के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी एक तरफ राष्ट्र के हित और दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स। यानी भारत पाकिस्तान संघर्ष में अमेरिका की भूमिका नकारना। ये देखिए, क्योंकि हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, ट्रंप और मोदी संवाद की कर रहे हैं। तो लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में अमेरिका की भूमिका है, और लगातार भारत इस बात को नकार रहा है। ये भारत की पावर है। उसके साथ देखिए, रूस से तेल आयात पर अमेरिका को नज़रअंदाज कर रहा है। यानी भारत यहाँ पर भी इग्नोर करता है और यहाँ पर भी अमेरिका को इग्नोर करता है। यानी दोनों देश सहयोग भी चाह रहे हैं और दोनों देश जो है स्वतंत्र भी रहना चाह रहे हैं। ये क्या है, ये हाँ में ना है, ये नई जियोपॉलिटिक्स है। यानी देखिए कि शक्ति परीक्षण या शक्ति के दिखावे से ज़्यादा यहाँ सम्मान भी ज़रूरी है, यहाँ सहयोग भी ज़रूरी है। और दोनों राष्ट्र क्योंकि उत्तरदायी राष्ट्र है, तो इन राष्ट्रों के बीच में संबंध बड़े तरीके से ये नॉर्मल करना चाह रहे हैं। तो सम्मान, सहयोग और वैश्विक उत्तरदायित्व के भाव भी इस पॉलिटिक्स में है। यानी देखिए, लगातार दोस्त, कभी दुश्मन, कभी दोस्त, कभी हम बिल्कुल ट्रेड अफेयर्स नहीं करेंगे और कभी कह रहे हैं कि भारत बहुत अच्छा कंट्री है। भारत भी चुपचाप आगे देख रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि भारत की अपनी ऊर्जा सुरक्षा है और भारत बड़े फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ये भारत की विदेश नीति की मैच्योरिटी का सिंबल है। यानी भारत सरकार इसके साथ साथ अनेक अल्टरनेट्स भी देख रही है। आसियान के साथ चीन से नज़दीकी बन रही है और घरेलू स्तर पर जीएसटी कम करके, यानी घरेलू स्तर पर भारत आत्मनिर्भरता की तरफ है। भारतीय कंपनियों को सपोर्ट भी करता है और भारत के घरेलू बाजार का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहा है। और इसके साथ भारत की ऑयल पॉलिटिक्स। तो देखिए, ये एक नया ट्रेंड है, यानी किसी देश की हाँ में ना, नया एक पॉलिटिकल कल्चर है। ये जियो पॉलिटिक्स की जटिलता है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए इनको समझना आवश्यक है। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें छोटी छोटी सी बातों को, कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है और अमेरिका सरकार और भारत सरकार के इस विषय को समझना है। तो ये है मोदी और ट्रंप संवाद, नया जियोपॉलिटिकल कल्चर, नया पॉलिटिकल कल्चर और जियोपॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी। आगे देखिए, एक एसोसिएशन है जिसको हम एडीआर कहते हैं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये भारतीय लोकतंत्र की बारीकी से एनालिसिस करता है, उस पर रिसर्च करता है, उनके क्या ट्रेंड्स हैं, भारत के लोकतंत्र में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, इस पर एडीआर काम करता है। तो एडीआर ने एक छोटा सा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में क्या है कि परिवारवाद या वंशवाद पर उसने अपनी रिसर्च फाइंडिंग दी है। इसको हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की डेमोक्रेसी को समझने में यह हमें मदद करेगी। देखिए, एडीआर ये कहता है कि लोकसभा में लगभग 1/3 सांसद या 31% वंशवाद की उपज है। देखिए, ये इसका आंकड़ा, इस पर हमें ध्यान देना है। लगभग 31% सांसद जो है वंशवाद की उपज है या अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं इनके राजकुमार, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि राज्य विधानसभाओं की क्या स्थिति है। राज्य विधानसभाओं में ऐसा परसेंटेज 20 है। यानी जब हम यूनियन गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है। 31 इधर परसेंटेज है और 21% यहाँ है। यानी यहाँ पर वंशवाद का प्रभाव स्टेट पॉलिटिक्स में कम है बजाय नेशनल पॉलिटिक्स के। उसके बाद देखिए आप कि इसका कारण उसने एडीआर ने बताया कि राज्य राजनीति में क्या है कि दूसरे स्टेट्स का प्रवेश अपेक्षाकृत, दूसरे स्टेट्स के लोगों का प्रवेश अपेक्षाकृत जो है इजी है। इस कारण जो है वहाँ पर इतना वंशवाद नहीं है स्टेट स्तर पर। यानी हाँ, इसके बाद एडीआर एक और बात करता है
कि वंशवादी राजनीति में महिलाओं का दबदबा ज़्यादा है। यानी अगर इसकी रिसर्च फाइंडिंग्स को हम देखें, एडीआर की रिसर्च को हम देखें, तो वंशवाद में महिला नेता जो है वो ज़्यादा आगे आ रही है वंशवाद या परिवारवाद के प्रभाव स्वरूप कंपैरेटिवली पुरुषों के। इसका रिसर्च जो कह रहा है कि ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाली महिला सदस्यों का प्रतिशत 47 है, और जबकि पुरुष सदस्यों का प्रतिशत जो है वो 18 है। ये भी हमें देखना है और ये भी हमें देखना है। ये एडीआर का एक रिसर्च है। यानी कुल मिलाकर अगर कंक्लूजन पे हम जाएं तो अगर किसी महिला नेता को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए मुश्किल ज़्यादा है, क्योंकि महिला जो है परिवारवाद और वंशवाद के परिणाम स्वरूप ज़्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एडीआर का एक छोटा सा रिसर्च हमारे सामने है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। आगे देखिए, यूनाइटेड नेशंस का 80वां स्थापना दिवस। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आता है। प्रारंभिक इसके 51 सदस्य थे, वर्तमान में इसके 193 मेंबर्स हो चुके हैं। शांति, सुरक्षा और मानव कल्याण, ये इसका प्रमुख टारगेट था। लेकिन हम ये जानते हैं कि 80वां स्थापना दिवस यानी 80 वर्ष ऑलमोस्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, और आफ्टर 80 ईयर्स इसमें बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को हमें सुधारना है। अगर इन कमियों को हम सुधार नहीं पाए तो ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हो जाए। यूनाइटेड नेशंस जो है कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर विश्व के जो युद्ध करने वाले या जिनके मस्तिष्क में युद्ध का मनोविज्ञान है, वो कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कशन करके उस युद्ध के प्रभाव को कम करता है। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युद्धों को कम करता है, शांति सुरक्षा के लिए काम करता है और मानव कल्याण के लिए लगातार कार्यरत है। तो देखिए, ये इसका टारगेट है, यानी संघर्षों को टालने, मानव अधिकार के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व में जगह जगह शांति सेनाएं, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजंस हैं उनके माध्यम से, और आतंकवाद के खिलाफ एक वातावरण बनाने में और डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से यूएन की जो है क्रिएटिव भूमिका को या रचनात्मक भूमिका को हम देख सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा फायदा हमें मिला है पिछले 80 वर्षों में। लेकिन विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा इसकी महत्ता को, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी रिलेवेंसी को इग्नोर किया जा रहा है। ये बहुत दुख का विषय है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि विश्व में सब तरफ युद्ध का माहौल है और हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दुश्मन की नज़र से देख रहा है, जो इस ग्लोब के लिए बहुत नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशंस अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। भारत की भूमिका इसमें बहुत शानदार है, और भारत की योग्यता को हम देखें तो भारत शक्ति और सत्ता का एक नया केंद्र है। भारत के अतिरिक्त भी ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और अन्य कंट्री नई भूमिका में है, पावर के नए सेंटर्स हैं। ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशंस में जो वीटो की जो प्रॉब्लम है, उस वीटो की प्रॉब्लम्स को अगर सोल्व किया जा सकता है या उसका लोकतांत्रिकरण किया जा सकता है, अगर कर लिया जाए सुरक्षा परिषद में, तो यूनाइटेड नेशंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगी, लोगों का इसमें विश्वास बढ़ेगा। यानी देखिए कि यूनाइटेड नेशंस की आर्थिक आवश्यकताएं हैं, यूनाइटेड नेशंस की अपनी पुलिस होनी चाहिए, इसकी अपनी सेना होनी चाहिए, इसका जो क्षेत्राधिकार वाली जो प्रॉब्लम है, राष्ट्रों के क्षेत्राधिकार, उसको नई डेफिनेशन मिलनी चाहिए, और विशेष रूप से सुरक्षा परिषद जो है समसामयिक विश्व के अनुसार और जियोपॉलिटिक्स के आधार पर उसका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, जिससे वीटो का दुरुपयोग रोका जा सके। यानी देखिए कि आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक निशस्त्रीकरण और युद्धों जैसे वैश्विक संकटों और पूरे ग्लोब को एक परिवार जैसा मानने के लिए, जय जगत के कॉन्सेप्ट के लिए हमें यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म करना आवश्यक होगा। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास करना होगा और इसको सपोर्ट करना होगा, जिससे जिन टारगेट्स को लेकर इसका जन्म हुआ, उन टारगेट्स को ये अचीव कर सके। तो क्योंकि इसकी 80वीं वर्षगांठ थी, इसलिए इस पर चर्चा करना आवश्यक है। इन पॉइंट्स के माध्यम से हम इस यूएन पर विचार कर सकते हैं। आगे देखिए,
पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव पर भारत सरकार का रुख। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी टेंशन्स है, और ऐसी स्थिति में इंडियन गवर्नमेंट क्या सोचती है, उसका क्या एटीट्यूड है। हम जानते हैं कि भारतीय जो विदेश नीति है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, उसका एक टारगेट है कि क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना। यानी अगर एशिया महाद्वीप में या दक्षिण एशिया में या भारत के आस पड़ोस में यदि कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर अटैक करता है या उसकी संप्रभुता या अखंडता को नष्ट करने का प्रयास करता है, तो भारत की विदेश नीति है उस राष्ट्र की सुरक्षा की जाए। तो क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के बीच में हाल ही में बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन हो रहे हैं, दोनों के हित एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो अगर अफगानिस्तान पर कोई क्राइसिस होता है और वहाँ की अखंडता या वहाँ की संप्रभुता पर कोई अटैक होता है, तो भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान का हम सपोर्ट करेंगे। ये इंडियन गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, उसका डिसीजन है। यानी भारत ये कहता है कि अफगानिस्तान में किसी भी तरह की बाहरी दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि भारत सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी संगठनों को शरण देता है और उसके खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही भी नहीं करता है। और जब पाकिस्तान में ऐसी टेंशन्स होती है तो पाकिस्तान कहता है कि भारत जो है ये सारी एक्टिविटीज़ करवा रहा है। यानी पाकिस्तान अपनी असफलताओं का जो ठिकरा है वो भारत के ऊपर फोड़ देता है। तो ये भारत सरकार का रुख है अफगानिस्तान के प्रति। हाल ही में अफगानिस्तान पाकिस्तान टेंशन्स और भारत और अफगानिस्तान तालिबान सरकार के बीच में अच्छे होते हुए रिलेशंस के बीच में भारत सरकार का डिसीजन। लास्ट हम देखते हैं कि माओवाद, नक्सलवाद जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के सामने बड़ा चैलेंज है, वो धीरे धीरे जो है समाप्त सा होता जा रहा है। हाल ही में हमारी भारत सरकार ने ये कहा है कि बहुत जल्द यानी 2026 तक पूरे भारत को हम नक्सल मुक्त कर देंगे। तो इसी दिशा में माओवाद के एक व्यक्ति हैं भूपति, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी की पॉलिट ब्यूरो यानी सेंट्रल कमेटी के सदस्य, जिनके ऊपर लगभग 6 करोड़ का इनाम था, भूपति, उन्होंने अपने साथियों के साथ समर्पण किया है। ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है। यानी जो माओवादी जिनका ये टारगेट था कि हम समानता लाएंगे हिंसा के सहारे, ये माओवादी जो है लंबे संघर्ष के बाद थक चुके हैं। और अब ये पता हमें लग रहा है, ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि ये जो वैचारिक जो आधार है माओवाद का, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यानी हिंसा की जगह ये शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से डेवलपमेंट चाहते हैं, इक्वालिटी या समानता की बात कर रहे हैं। तो ऐसा वैचारिक परिवर्तन आ रहा है, इनमें एक मानवीय दृष्टिकोण जो है डेवलप हो रहा है। ये भारत सरकार के लिए, भारत देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि माओवाद और नक्सलवाद धीरे धीरे जो है समाप्त सा होता जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनका संबंध पॉलिटिकल साइंस से है। ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल सिद्ध होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।